आज मेले में कितना मजा आया ना। हाँ बेटा, अब तो तुम खुश हो ना? अरे भाई खुश क्यों नहीं होगा। आज मेले में इसने इतना सारे खिलौने जो खरीदे हैं और फिर मिठाइयाँ भी तो खाई हैं। और इसके बाद पूरा परिवार हंसने लग जाता है। तभी पप्पू की नजर एक ठेले पर पड़ती है। पापा पापा मुझे वो लेना है। अरे अभी तो तुमने मेले में इतनी सारी मिठाई खाई थी, अब और क्या चाहिए। अच्छा ठीक है, हमेशा की तरह तो माँ बेटा की ही जिद पूरी होती है। इसके बाद राजू अपने परिवार के साथ उस ठेले के करीब पहुंचता है। अरे भैया क्या बेच रहे हो? जी, अंडे बेच रहा हूँ, लेना चाहेंगे क्या? मैं खाऊंगा अंडे। पापा प्लीज मुझे खरीद दो ना। अच्छा ठीक है, खरीद देता हूँ। भैया 2 अंडे दे देना। इसके बाद वो ठेले वाला 2 अंडे पप्पू को दे देता है। मम्मी अंडे बहुत टेस्टी हैं, आप भी लो ना। नहीं, मुझे नहीं खाना ये सड़े हुए अंडे, तू ही खा। इतना सुनते ही उस अंडे वाले की आंखें लाल होने लग जाती, चेहरा भयानक सा हो जाता है और फिर वो अपनी भयानक आवाज में बोलता है, क्या कहा तूने? तुझे अंडे नहीं खाने? मैं तो बस यूं ही कह रही थी, मुझे माफ कर दो। माफी? वही तो मैं नहीं करता। इतना कहते हुए वो रीना का गला पकड़ लेता है और उसे हवा में उछाल देता है। अंडे बेचने वाला भूत दूसरे हाथ से राजू को भी हवा में उठा देता है, जिसे देखकर पप्पू जोर जोर से रोने लग जाता है और उस भूत के सामने अपने माँ बाप को छोड़ देने की गुहार लगाने लग जाता है कि तभी पीछे से आवाज आती है, रुक जाओ, छोड़ दो उन्हें, मैं तुम्हें अब किसी की जान नहीं लेने दूंगी। तू रोकेगी मुझे? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। इतना कहकर वो दोनों को दूर फेंक देता है और रिया की तरफ बढ़ता है। मैं नहीं डरती तुम जैसे भूत वूत से, जो अपनी खुशी के लिए बेगुनाहों की जान लेता हो। तुम क्या जानो किसी अपने के मारे जाने का दर्द। ये सुनने के बाद वो अंडे बेचने वाला भूत रुक जाता है और अपने पहले वाले इंसानी रूप में आ जाता है। अब उसकी आंखों में दर्द और तकलीफ नजर आ रही थी। रुंधी हुई आवाज में वो रिया को अपनी कहानी बताता है। पहले कभी मैं भी तुम्हारी ही तरह एक खुशहाल इंसान था। मैं और मेरी पत्नी दोनों मिलकर इस गांव में अंडे का ठेला लगाया करते थे। गांव के सभी लोग हमारे यहाँ से अंडे लेकर जाया करते थे। हमारे ठेले के सामने एक सिंघाड़े वाला भी अपना ठेला लगाया करता था। उसे हमारी तरक्की से बहुत जलन हुआ करता था, लेकिन मैंने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि जलन के मारे वो कुछ ऐसा ही कर देगा। इतना कहकर वो चुप सा हो जाता है। फिर क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गए? बताओ ना, फिर क्या हुआ? एक दिन मेरा तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए दुकान पर मेरा पत्नी थी। दोपहर के वक्त वो मुझे दवा देने घर आ रही थी। भैया, वो आज इनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जरा इन्हें दवा देकर आती हूँ। आप तब तक मेरी दुकान का ध्यान रखिएगा। इसके बाद उस अंडे वाले की पत्नी अपने घर के लिए निकल जाती है। क्यों जी, आपने क्या सबका ठेका ले रखा है जो उसकी दुकान देखने के लिए हाँ कर दी? अरे भगवान, गुस्सा क्यों होती हो? ये सब मैंने हमारे फायदे के लिए ही तो किया है। इतना कहकर वो जल्दी से चूहे मारने की दवा निकाल लाता है और उस अंडे की दुकान पर रखे सभी अंडों पर छिड़क देता है। अजीब, आपके भी दिमाग का क्या कहना, कमाल कर दिया। इतने में अंडे वाले की पत्नी वापस अपने दुकान पर चली आती है और ग्राहक के आने का इंतजार करने लग जाती है। देखते ही देखते हमेशा की तरह ग्राहकों की लाइन लग जाती है। सारे अंडे खत्म होने के बाद वो खुशी खुशी अपने घर जाती है। जी सुनते हो, आज तो कमाल ही हो गया, आज बहुत ही जल्दी सारे के सारे अंडे बिक गए। इसके बाद वो अपने घर के कामों में लग जाती है कि तभी उसे लोगों के शोरगुल की आवाज सुनाई देती है और दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, हाँ भैया, इन लालची लोग को जीने का कौनो हक नहीं, इन्हें तो जला कर मार देना चाहिए। इतना कहकर वो लोग उनकी झोपड़ी में आग लगा देते हैं, जिससे उस अंडे बेचने वाले और उसकी पत्नी की बड़ी ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन क्या किसी एक आदमी की गलती की सजा बेगुनाह लोगों को मिलनी चाहिए? जिन लोगों को तुमने मारा उनमें से एक मेरे बचपन की सहेली शालिनी भी थी। अब मैं तुम्हें किसी और की जान नहीं लेने दूंगी। तभी रिया अपने साथ एक बाबा को ले आती है, जो एक के बाद एक मंत्र पढ़ने लग जाते हैं
उन मंत्रों को सुनकर वो अंडे बेचने वाला भूत घबराने लग जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। छोड़ दो मुझे, बंद करो ये सब, छोड़ दो। आखिरकार उस अंडे बेचने वाले भूत की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद फिर कभी किसी ने उस अंडे बेचने वाले भूत को नहीं देखा। एक समय की बात है जब एक छोटे से शहर में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। रोहन को फोटोग्राफी और वीडियो बनाने का बड़ा ही शौक था, पर वो बहुत गरीब था। उसके पास एक अच्छा कैमरा खरीदने के भी पैसे नहीं थे। रोहन के घर में उसके साथ उसकी माँ और एक बहन रहती थी। रोहन के ऊपर उन दोनों की जिम्मेदारी थी। एक दिन रोहन के घर में कुछ खाने को भी नहीं होता और उसकी माँ रोहन पर चिल्लाने लगती है। समझ नहीं आता कि ये अपना फोन लेकर तू क्या करता रहता है। अरे कुछ नहीं रखा इन सब में, तू कोई नौकरी ढूंढ ले। इस फोन से हमारे घर का खर्चा नहीं चलेगा। पर माँ, मैं अपना चैनल देख रहा हूँ। एक बार मेरा चैनल चल गया ना तो देखना, मैं सब ठीक कर दूंगा। अरे बेटा, हमारे पास खाने को भी पैसे नहीं है और तू कहाँ इन चक्करों में पड़ रहा है। ये सब काम हर किसी के बस की बात नहीं है। तू ये सब दिमाग से निकाल दे और नौकरी ढूंढ ले। तेरी बहन ललिता भी अब बड़ी हो रही है, उसकी शादी का भी सोचना है। रोहन उदास हो जाता है। घर के हालात ऐसे होते हैं कि उसे अपने शौक मारने ही पड़ते हैं और वो अगले ही दिन से नौकरी की तलाश में लग जाता है। काफी ढूंढने के बाद रोहन की नौकरी लग जाती है। वो काफी खुश भी होता है कि चलो अब घर की समस्या दूर हो जाएगी, पर उसका शौक कहीं न कहीं उसे बार बार याद आता रहता है। एक दिन जब रोहन काम से वापस लौट रहा होता है तो उसे रास्ते में गिलहरी दिखती है। रोहन उसे वहीं खड़े होकर देखने लगता है और अपना फोन निकालकर उसका वीडियो बनाने लगता है। क्या फायदा पर अब वीडियो बनाने का, अब तो मेरा चैनल का सपना बस सपना ही रह गया। रोहन उदास होकर घर आ जाता है और खाना खाकर अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। उसके बाद वो अपना बनाया चैनल फोन में चालू करता है और व्यूज देखने लगता है। सही कहती है माँ, ये सब मेरे बस का नहीं है। अभी तो 100 व्यूज भी नहीं हुए मेरे किसी वीडियो पर। मुझे अपनी नौकरी पर ही ध्यान देना चाहिए। रोहन अपने दिमाग से चैनल का सपना निकाल देता है और नौकरी पर ध्यान देता है। कुछ दिन वो बड़े अच्छे से नौकरी करता है। फिर एक दिन लंच टाइम में वो नीचे कुछ खाने जाता है, क्योंकि उस दिन वो अपना लंच लेकर नहीं आता। नीचे भी उसे कुछ अच्छा नहीं मिलता और वो वापस आ जाता है। रोहन पूरा दिन भूखा रहता है। छुट्टी के बाद रोहन फटाफट घर के लिए निकलता है। रात हो चुकी होती है और वो सुबह से भूखा होता है। रास्ते में फिर अचानक उसे एक आलू पूरी बेचने वाला मोटा सा आदमी दिखता है। उसके ठेले के आसपास खूब भीड़ हो रही होती है। आलू पूरी की खुशबू इतनी अच्छी होती है कि रोहन से रहा ही नहीं जाता। वो फटाफट वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है। अरे जरा मुझे भी एक प्लेट आलू पूरी देना। हाँ भैया, बिल्कुल अभी देते हैं। आलू पूरी खाकर रोहन हैरान ही रह जाता है। इतनी स्वादिष्ट आलू पूरी तो उसने कभी खाई ही नहीं होती। भैया, आपकी आलू पूरी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने आज तक ऐसी आलू पूरी नहीं खाई। आप मेरे लिए एक प्लेट आलू पूरी और लगा दो। हाँ भैया, मेरे आलू पूरी दूर दूर तक मशहूर हैं। आप जितनी मर्जी हो खाइए और इसको अपनी ही दुकान समझिए। रोहन फिर एक और प्लेट आलू पूरी खाने लगता है और धीरे धीरे सब ग्राहक वहाँ से चले जाते हैं। रोहन अब वहाँ अकेला रह जाता है। आलू पूरी खत्म करने के बाद रोहन अपनी प्लेट रखने ही लगता है कि तभी उसकी बहन का फोन आ जाता है। अरे भैया, इतनी देर हो गई, आप कहाँ हो? रोहन फोन पर बात करते करते आगे निकल जाता है। जैसे ही वो फोन रखता है तो उसे याद आता है कि उसने आलू पूरी वाले को पैसे ही नहीं दिए। रोहन वापस पीछे जाता है, पर वहाँ तो आलू पूरी वाला होता ही नहीं है। रोहन आलू पूरी वाले को सब जगह ढूंढ लेता है, पर वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। अब अगले दिन रोहन को फिर से वही आलू पूरी खाने का मन करता है और उसे उसके पैसे भी देने होते हैं। वो रात को ऑफिस के बाद आलू पूरी वाले के पास जाता है। अरे भैया, आप कल अचानक कहाँ गायब हो गए थे? मैं आपको पैसा देना भूल गया था और जब वापस आया तो आप यहाँ थे ही नहीं। भैया, वो पुलिस वाला आ गया था तो मैं फटाफट यहाँ से भागा। चलो अब मेरे लिए एक प्लेट आलू पूरी लगा दो जल्दी से, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ जी भैया, अभी लगाते हैं। रोहन अच्छे से आलू पूरी खाता है और फिर अपने घर को निकल जाता है। उसके बाद उसे आगे एक भिखारी मिलता है। अरे भैया, सुबह से भूखा हूँ, कुछ खिला दो ना भैया। अरे भाई, मुझे सब पता है,
तुम लोग खाने के नाम पर पैसे ले लेते हो और कुछ नहीं खाते। अरे नहीं भैया, सच में सुबह से भूखा हूँ। आप मुझे पैसे मत दो, बस कुछ खिला दो। रोहन उस भिखारी को आलू पूरी वाले के पास लेकर जाता है तो वहाँ से फिर आलू पूरी वाला गायब होता है। रोहन फिर उस भिखारी को पैसे देता है और अपने घर आ जाता है। इस बार उसे थोड़ा अजीब लग रहा होता है। बस फिर अगले दिन रोहन हमेशा की तरह वहाँ जाकर आलू पूरी खाता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। पर वो इस बार वहीं एक पेड़ के पीछे छुपकर उस मोटे आलू पूरी वाले पर नजर रखता है। फिर जो रोहन देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मोटा आलू पूरी वाला आदमी एक मोटे भूत में बदल जाता है। रोहन को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता, पर जो भी उसे दिख रहा होता है वो एकदम सच होता है। ये आदमी एक भूत है, तभी ये रोज मेरे जाने के बाद गायब हो जाता है। मुझे ये बात लोगों तक पहुंचानी चाहिए, पर कैसे? रोहन कुछ देर सोचता है, पर फिर उसे एक आइडिया आता है। वो अपनी जेब से फोन निकालता है और वीडियो बनाना शुरू कर देता है। आज तो बहुत सारी आलू पूरी बिक गई, मजा ही आ गया। अब तो जाकर अपनी पसंद की चीज खाऊंगा। मुझे भी तो भूख लग रही है। ये भूत ऐसे क्यों बोल रहा है? आखिर अब इसको क्या खाना है? भूत वहाँ से अपनी रेडी लेकर निकल पड़ता है और रोहन उसका वीडियो बनाते हुए उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। भूत को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि कोई उसके पीछे है। भूत चलता चलता बहुत आगे निकल जाता है और फिर अचानक वो अपना भेस बदलकर वापस पहले जैसा हो जाता है। भूत फिर एक मिठाई की दुकान पर जाता है और वहाँ से सारे पैसों की मिठाई खरीद लेता है। उसके बाद वो फिर आगे चलता है और वापस भूत बन जाता है। आगे चलते चलते वो एक जंगल की तरफ निकल पड़ता है और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मिठाई मिठाई, इतनी सारी मिठाई। अब मैं ये सारी की सारी मिठाई खा जाऊंगा सारी मिठाई। बहुत भूख लगी है। भूत पागलों की तरह मिठाई खाने लगता है और रोहन दूर खड़ा उसे देख रहा होता है और उसका वीडियो बना रहा होता है। कुछ ही देर में मोटा भूत सारी मिठाई चट कर जाता है। आहा, मजा ही आ गया इतनी सारी मिठाई खाकर। काश मुझे आलू पूरी की जगह मिठाई बनानी आती तो कितना अच्छा होता। पर क्या कर सकते हैं, मरने से पहले मैं आलू पूरी वाला ही तो था, तो वही तो आएगा मुझे बनाना। खैर कोई बात नहीं, मेरा आलू पूरी का काम इतना बढ़िया चल रहा है कि मुझे रोज उन पैसों से ढेर सारी मिठाई तो मिल ही जाती है। भूत सारी मिठाई खाकर उस पेड़ पर एक जंप मारकर चढ़ जाता है। उसके बाद वो कहीं दिखाई नहीं देता। रोहन उसके बाद अपना फोन जेब में रखता है और घर आकर ही सांस लेता है। अब मैं इस वीडियो को अपने चैनल पर डालूंगा, लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स में डालूंगा। बस फिर वो ऐसा ही करता है। अपने वीडियो का एक पार्ट अपने चैनल पर अपलोड कर देता है और आराम से सो जाता है। फिर जब वो सुबह उठता है तो उसके चैनल के व्यूज मिलियंस में पहुंच जाते हैं। रोहन अब रोज उस वीडियो के छोटे छोटे पार्ट अपलोड करता जाता है और उसका चैनल बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगता है। लोग आगे का वीडियो देखने के लिए बार बार कमेंट में लिखने लगते हैं। जल्द ही रोहन को चैनल से पैसे भी मिलने शुरू हो जाते हैं और वो कुछ ही दिन में काफी पैसे बना लेता है। फिर एक दिन रोहन को काफी लालच आ जाता है और वो कुछ और वीडियो बनाने के लिए उसी आलू पूरी वाले के पास पहुंच जाता है। तभी वहाँ एक दूसरा लड़का आता है जो बार बार रोहन और फिर उस आलू पूरी वाले आदमी को देख रहा होता है। तुम वही लड़के हो ना जिसने इंटरनेट पर इस आदमी की पूरी वीडियो डाली है कि ये कैसे भूत बनकर आलू पूरी बेचता है। ये तुम क्या बोले जा रहे हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मोटा आलू पूरी वाला गुस्से में भूत बन जाता है। वो लड़का उसे देखते ही वहाँ से तुरंत भागता है और रोहन भी उस लड़के के साथ पूरी जान लगाकर वहाँ से भाग लेता है और कभी वहाँ पर दोबारा दिखाई नहीं देता। रोहन उस दिन घर आकर ही सांस लेता है। बस फिर रोहन उसके बाद अपनी नौकरी करता है
और कभी उस जगह दोबारा नहीं जाता। एक बार की बात है, टिंकू रात को जंगल के रास्ते से वापस घर आ रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। मुझे पास के गांव जाना है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप मेरी साइकिल के पीछे बैठ जाइए। टिंकू अपनी मस्ती में साइकिल चलाकर गांव की ओर चल देता है। तभी देखते ही देखते वह लड़की चुड़ैल में बदल जाती है। टिंकू की साइकिल के पीछे उस चुड़ैल को बैठा देख सब गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। डर के मारे सब इधर उधर भागने लगते हैं। आओ ना, अब मुझे इश्क का मंजन चखाओ ना, ये टिंकू कब से इंतजार कर रहा है। फिर जैसे ही टिंकू उसका घूंघट उठाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे भागो रे भागो, अरे मर गया रे, आज तो मैं बहुत बुरा फंस गया। भाई, हमें इस चुड़ैल को किसी तरह इस घर से निकाल कर उस मंदिर के पास लेकर जाना होगा। लेकिन भाई, हम ऐसा करेंगे कैसे? मेरे पास एक तरकीब है। फिर वे सब गांव वाले टिंकू को पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती उसे भूत का भेष पहना देते हैं। ए चुड़ैल, देखो मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, जल्दी से मेरे साथ चलो, नहीं तो ये सब गांव वाले तुम्हें मिलकर मार देंगे। फिर चुड़ैल टिंकू की बातों में आ जाती है और उसके साथ चल पड़ती है। सभी गांव वाले छुप छुप कर उन्हें देखने लगते हैं। फिर टिंकू जानबूझकर उस चुड़ैल को मंदिर के रास्ते से ले जाने लगता है। अरे नास मिटे, ये मुझे किस रास्ते से ले आया? चुड़ैल जी, मैं तो आपको सही रास्ते से ले जा रहा था, अब अचानक से ये मंदिर सामने आ गया, तो मेरी क्या गलती है? फिर वो चुड़ैल मंदिर की ओर देखकर डरने लगती है। तभी टिंकू उस चुड़ैल को पीछे से धक्का मारकर जमीन पर गिरा देता है। तभी मंदिर रोशनी से जगमगा उठता है। मंदिर की सारी घंटियां खुद ब खुद बजने लगती हैं। अरे मर गई रे, ये मैं कहाँ फंस गई। अरे कमबख्त, तूने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया। अरे मर गई रे, हाय रे। फिर देखते ही देखते वो चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और इस तरह गांव वाले उस चुड़ैल से छुटकारा पा लेते हैं। एक गांव में एक नागिन चुड़ैल का वास था। वो नागिन चुड़ैल उस गांव में काफी सालों से रह रही थी। वैसे तो वो नागिन चुड़ैल थी, लेकिन वो अपनी शक्तियों से गांव वालों की खूब मदद किया करती थी, जिसके कारण गांव वाले भी उससे खुश रहते थे। क्या सुंदर गांव है, यहीं रुक जाती हूँ और यहाँ खाने को भी बहुत सारे आदमी हैं। लेकिन मैं चुड़ैल के रूप में घूमूंगी तो कोई ना कोई गांव वाला मुझे पहचान लेगा और किसी तांत्रिक की मदद से मार डालेगा। तभी चुड़ैल की नजर एक मगरमच्छ पर पड़ती है और वो सोचती है, क्यों ना इस मगरमच्छ के अंदर चली जाऊं, लोगों को मारकर खाना भी आसान हो जाएगा। मारूंगी मैं, लेकिन नाम नागिन चुड़ैल का होगा। मजा आ जाएगा। ऐसा कहकर चुड़ैल मगरमच्छ के अंदर प्रवेश कर जाती है। मगरमच्छ का मुंह चुड़ैल का और शरीर मगरमच्छ जैसा हो जाता है और वो वापस पानी में चला जाता है। फिर नागिन चुड़ैल अपना रूप बदलकर गांव में एक औरत के भेष में चली जाती है, जहां उसे नदी में मगरमच्छ होने का पता चलता है। जिसे सुनकर नागिन चुड़ैल औरत के भेष में पहुंचती है और कपड़े धोने का नाटक करने लगती है। तभी वहां पर मगरमच्छ चुड़ैल आ जाती है। औरत, बहुत बहादुर है तू, मेरे बारे में पता होने के बावजूद तू यहाँ आई है कपड़े धोने के लिए। मगरमच्छ चुड़ैल को देखकर नागिन चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है।
मेरी बहादुरी अभी देखी कहाँ है तूने चुड़ैल, वो तो अब देखेगी। ऐसा कहकर नागिन चुड़ैल मगरमच्छ चुड़ैल को अपनी पूंछ में लपेट लेती है और धीरे धीरे उसे दबाने लगती है। अब देखी मेरी बहादुरी, जल्दी से बता तू यहाँ कैसे आई है और क्यों मार रही है लोगों को, नहीं तो अपनी पूंछ में दबाकर तेरा कचूमर निकाल दूंगी। मगरमच्छ चुड़ैल का दम घुटने लगता है और वो नागिन चुड़ैल से बोलती है, मुझे छोड़ दो नागिन चुड़ैल, मैं बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ, अपनी पकड़ ढीली करो नहीं तो मेरा दम निकल जाएगा। फिर नागिन चुड़ैल अपनी पकड़ ढीली कर देती है और मगरमच्छ चुड़ैल सारी बात बताने लगती है। मैं तो काले पहाड़ पर रह रही थी, इसी गांव के पुन्नू ने एक तांत्रिक की मदद से मुझे जिंदा किया और इस गांव में ले आया और मुझसे कहा कि मैं सब लोगों को खा जाऊं ताकि वो उनकी जमीनों पर कब्जा कर सके। अब तुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन उससे पहले ये बातें गांव वालों को बतानी होगी। तब तक सरपंच और गांव वाले वहां आ जाते हैं। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है बेटी, मैंने सब सुन लिया है और इन गांव वालों ने भी। ये रहा हमारे बच्चों का हत्यारा, मार डालो इसे। रुक जाओ भाइयों, इस दुष्ट के खून से अपने हाथ क्यों रंग रहे हो, इसका इलाज है मेरे पास। फिर नागिन चुड़ैल मगरमच्छ चुड़ैल को इशारा करती है। मगरमच्छ चुड़ैल पुन्नू को पानी में खींच कर ले जाती है और खा जाती है। एक बार की बात होती है, सुरेश नाम का एक ऑटो ड्राइवर ऑटो लेके सड़क पे निकल जाता है सवारी की तलाश में। कहाँ जाना है आपको? वो औरत थोड़ी डरावनी और अजीब सी थी। जी, मैं बहुत देर से ऑटो ढूंढ रही थी, फिर मुझे आपका ऑटो दिखा। पर आपको जाना कहाँ है? जी, आप चलिए, मैं बताऊंगी, जहाँ भी रोकना होगा। कुछ दूर जाने पे रोक दो, रोक दो। जी यहाँ? हाँ, यही रोको। जी, पर यहाँ तो कोई घर नहीं है, यहाँ तो मुर्दा घर और दूसरी तरफ जंगल है। तेरे को समझ नहीं आता क्या? बोला ना रोक, रोक मतलब रोक, यही। अगले दिन ऑटो स्टैंड पे। अरे तुम्हें पता है भाई, कल मेरे ऑटो में चुड़ैल बैठी थी। क्या भाई, तुम पागल तो नहीं हो गए? चुड़ैल, वो भी ऑटो में? भाई सच, तेरी कसम लगे मुझे जो मैं झूठ बोलूं, मैं तो कहूँगा सावधान रह। फिर एक दिन रास्ते में महेश को एक औरत रोड पे बैठी हुई मिलती है। अरे ये क्या, ये कौन बैठा हुआ है? ये तो आजकल इतने हादसे होने लगे हैं कि मदद करते हुए भी डर लगता है, पता नहीं कब मुंह की खानी पड़ जाए, पर ऐसे छोड़ भी नहीं सकता। महेश डरते डरते आगे बढ़ता है। बहन, क्या हुआ तुम्हें? यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? औरत मुंह उठा के देखती है। मुझे थोड़ा आगे जाना है, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं बहन, मैं छोड़ देता हूँ। अरे ये तो चुड़ैल है, पर अभी मैंने कुछ किया तो ये मुझे भी ना मार दे। फिर महेश जानबूझ के चुड़ैल से अच्छी बातें करता है। जी, आपको कहाँ जाना है? मुझे मुर्दा घर जाना है, मुर्दा घर। एक बात पूछूं, बुरा मत मानना। आपको पता है, एक चुड़ैल सभी ऑटो वालों को मार रही है। पता नहीं उसकी ऐसी क्या दुश्मनी है जो मारती जा रही है। तो कुछ तो हुआ ही होगा, वरना क्यों करेगी वो ऐसा? हाँ वही तो, कुछ तो उसे बुरा लगता होगा, तभी तो वो मार रही है। कुछ तो बदला होगा उसका। आप बताओ क्या बात हो सकती है? शायद किसी ऑटो वाले ने उसे मारा होगा, तभी वो चुड़ैल बन के अब सभी ठरकी ऑटो वालों को मार रही है। फिर मुर्दा घर आने पे। रोक दो, यही रोक दो, मेरा घर यहीं पास में है, मुझे अब जाना होगा। एक बात बोलूं, एक ऑटो वाले के किए की सजा उस चुड़ैल को
सबको नहीं देनी चाहिए। सारे ऑटो वाले एक जैसे नहीं होते। तभी तो तुझे छोड़ दिया। चुड़ैल ऑटो से उतर के चली जाती है मुर्दा घर में। वैसे तो कोर्ट में भीड़ ही रहती है, लेकिन अब अचानक से भीड़ के लोगों की एक आवाज लाने लगी है। लोगों में जज के बारे में बहुत सुनने को मिल रहा है। अरे जल्दी जल्दी यहाँ से निकलो, शाम होते ही यहाँ पर अलग ही माहौल हो जाता है। क्या कह रही हैं बहन जी? अलग माहौल कैसा? और आप यहाँ पर किस लिए आई थी? मैं तो यहाँ पर अपने जमीन के चक्कर में आई थी। खैर वो छोड़िए, यहाँ से बस जल्दी निकलिए क्योंकि यहाँ पर खिड़की दरवाजे सब बंद होने लगते हैं 5 बजे के बाद। तभी कोर्ट में 5 बजे की घंटी बज जाती है और सारी खिड़की दरवाजे धड़ धड़ करके बंद होने लगते हैं और बाकी लोग अंदर ही फंसे रह जाते हैं। मैंने बोला था ना, देखा आपने किस तरह बंद हो गए। अब जो लोग अंदर होंगे उनका कोई ठिकाना नहीं है कि वो जिंदा वापस आएंगे भी या नहीं, इसीलिए जल्दी से जल्दी भागते हैं यहाँ से सब। हाँ, ठीक बोल रही थी, जल्द से जल्द भागना होगा यहाँ से। लेकिन जो लोग अंदर थे उन्हें अभी बहुत चीजों का सामना करना था। तभी उन लोगों को आवाज आने लगती है। अरे ये कैसी आवाज लग रही है? जैसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। वहाँ देखो, वहाँ कौन खड़ा है? कोर्ट की कार्रवाई तो पूरी हो गई है, फिर वो दोनों वहां क्या कर रहे हैं? वहां देखो, ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे किसी के मंत्र में बांधकर किसी को बुला रहे हैं। कृपया कर सब लोग अपनी सीट पर बैठ जाओ। जज साहब पधार रहे हैं। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वैसे ही मैं परेशान हूँ। किसी और की कार्यवाही में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे ही वो आदमी आगे बढ़ता है, धड़ाक करके उसे कोई पटक देता है, जिससे उसके सर से बहुत खून निकलने लगता है। ओह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने उठाकर पटक दिया। ओह, ओह, मुझे जाने दो। मेरे सर से बहुत खून आ रहा है। मुझे बाहर जाने दो। तभी अजीब सी खामोशी के साथ जज अंदर आते हैं। वो जज कोई आम इंसान नहीं बल्कि भूतिया जज होता है। आप सभी लोग बैठ सकते हैं और आज की कार्यवाही शुरू की जाए। कैसी कार्रवाई? और तुम कौन से जज हो? हमने तो तुम्हें कभी नहीं देखा है यहाँ पर। कितने दिनों से आ रहे हो? क्या ये सब तुम कर रहे हो? कार्यवाही तो तुम्हें बतानी होगी क्योंकि मैं फैसला करके ही मारता हूँ। बस मेरा कानून ऐसा है कि इसमें गलत आदमी को सीधा सजाए मौत मिलती है, न जेल ना उम्र कैद। पर हम लोगों ने तो कोई गुनाह नहीं किया है, तो तुम हमें किस गुनाह की सजा दोगे हैं? और ना ही यहाँ पर किसी बड़े केस के लिए आए हैं। हम लोग तो छोटे मोटी चीजों के लिए यहाँ पर आए हैं। गुनाह किया हो या नहीं किया हो, लेकिन तुम सब मेरे साथ यहाँ फंस गए हो और मैं 5 बजे से इस कोर्ट में भूतों का जज हूँ। या तो तुम लोग यहाँ चुपचाप बैठे सब तमाशा देखो और किसी ने किसी तरह की चालाकी दिखाई तो मैं तुम सबको इसी तरह टांग दूंगा। मुझे नीचे उतार दो, मुझे नीचे उतार दो, मुझे माफ कर दो। मैं बैठकर पूरी कार्यवाही देखूंगा। मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। बस बस मुझे नीचे उतार दो। तुम भूतों को जो करना है करो। इसीलिए बोल रहा था कि चुपचाप बैठो, वरना तुम सब मेरी ताकत नहीं जानते हो। अब मुझे अपनी कार्यवाही करने दो। बोलो, तुम्हारी क्या समस्या है? मैं यहाँ पर वही सब सुलझाने के लिए बैठा हूँ। कोई किसी प्रकार का भी गुनाह करेगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, मैं उसे दूंगा सजा। जज साहब,
आज मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि जिसने मुझे मारा था वो गलती से हम लोगों के बीच आज फंस गया है। वो ऋषि है जिसने मुझे मेरी बीवी के साथ मिलकर मार डाला था। मैंने तुम्हें नहीं मारा था, ये सारा किया धरा तुम्हारी बीवी का था। उसने तुम्हें धोखा दिया था, मैं बस उसकी बातों में आ गया था और उसका गुनाह छुपाने में मदद की थी, पर मैंने तुम्हें मारा नहीं था। हाँ। ऋषि को तो सजा मिलेगी ही क्योंकि उसने अपना जुर्म मान लिया है और उसे इस भूत की बीवी को यहाँ पर लाना होगा और उसे सजा दिलवानी होगी। ऋषि की सजा है कि तुम उसके शरीर में घुसकर उसे अपंग बना दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बीवी को मारते ही मुक्त हो जाऊंगा, उससे पहले मैं इसको अपंग बना दूं। भूत ऋषि के शरीर में घुसकर उसके सारे शरीर को ऐंठ देता है, जिससे वो अपंग हो जाता है। सब लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। ऋषि चिल्लाते हुए रोते हुए हवा में उछलकर जमीन पर गिर जाता है और फिर वैसे ही पड़ा रहता है। तुम ये क्या कर रहे हो? और तुम सजा देने वाले कौन होते हो? तुम तो खुद ही भूत हो, तो लोगों को सजा देने वाले कोई नहीं होते तुम। वैसे भी हम सबको मार ही डालोगे क्योंकि तुम एक भूत हो, बस बहाने ढूंढ रहे हो। ऐसे तो ये हम सबको एक एक करके मार डालेगा। अब तक ये 4 लोगों को मार चुका है। हमें इससे बचने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा या इसे खत्म करने के लिए। पर विकास भाई, आप देख रहे हैं ना कि चारों ओर भूत ही भूत हैं। ऊपर से ये भूतिया जज जो कहीं से भी लोगों को उठाकर पटक दे रहे हैं क्योंकि उनकी बात नहीं मानी जा रही, और आप इसे मारने की बात कर रहे हैं। कैसे मारेंगे, कैसे मारेंगे? मैंने तो ये भी सुना है कि ये हर रोज 5:30 बजे कोर्ट आ जाता है और सब लोग तब तक चले जाते हैं। मैं बेवकूफ बस यही देखने के लिए आज रुक गया था कि ये बात सच है या नहीं। मेरी फूटी किस्मत। ये क्या फुसफुसाहट की आवाज आ रही है? कौन बात कर रहा है मेरी कोर्ट में? मेरी कार्यवाही के दौरान कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगा और सजा दूंगा। आज तो बहुत ही निडर लोग आए हैं। मेरी ताकत ज्यादा लग रही है इनको डराने में। सनी, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? अगर मैं किसी तरह उस जज के पास पहुंच जाऊं तो कुछ किया जा सकता है, लेकिन उसकी नजर से कैसे बचें? अगर तुम उसका ध्यान किसी और तरफ ला दो तो मैं उस तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन अगर उसने मुझे मार डाला तो क्या होगा? मैं भी क्या इन सब की तरह भूत बन जाऊंगा? चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर हम सच्चाई के साथ सामना करें तो भगवान हमारी मदद करेंगे। तभी एक भूतिया लड़की, इस आदमी ने मुझे तंग किया था जब मैं जिंदा थी। अरे तुम क्या कह रही हो? ये तो बहुत छोटी गलती थी, उसके लिए तो मैंने तुमसे उसी वक्त माफी मांग ली थी। माफी मांगी हो या नहीं, मायने रखता है कि इसने तुम्हें माफ किया कि नहीं। इसीलिए तुम्हें सजा मिलेगी। मैं तुम्हें काना करने की सजा देता हूँ कि तुम एक आंख से कभी ना देख पाओ। जज साहब, आप सिर्फ इंसानों को ही सजा देते हैं या फिर अगर कोई मरकर भूत बन गया और लोगों को परेशान कर रहा है तो उसको भी सजा देते हैं? मैं सभी को सजा देता हूँ, पर जो मरकर भूत ही बन गया है उसके लिए क्या सजा? क्यों? अगर कोई किसी के साथ बुरा करके मर गया तो उसे भी तो सजा मिलनी चाहिए। मरने के बाद भी नहीं तो आपका फैसला तो गलत हो जाएगा, है ना? तुमने क्या कहा? मेरा फैसला गलत हो जाएगा? मैं लोगों को गलत करने पर सजा देता हूँ। तभी चुपके से विकास जज के पीछे चला जाता है। ये लो, अगर तुम ठीक हो और सच्चे हो तो तुम्हें इस लॉकेट से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम बुरे हो तो तुम्हें तुरंत असर पड़ जाएगा। जज के गले में लॉकेट पड़ते ही उसने सनी को छोड़ दिया और तड़पने लगा कि कोई वो लॉकेट निकाल दे। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम सच्चे होगे तो ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन तुमने देख लिया कि तुम गलत फैसले ले रहे हो और तुम एक बुरे जज हो, इसीलिए अब तुम्हें खत्म होना ही होगा। जज के राख होते ही सारे भूत भी गायब हो गए और सारे खिड़की दरवाजे भी खुल गए।
जो लोग घायल थे वो वैसे ही रहे। तुम लोगों ने पाप तो किया ही था, जिसकी तुम्हें सजा मिली है। इस सजा को मैं चाह कर भी कम नहीं कर सकता, पर शुक्र मनाओ कि तुम सबकी जान बच गई, और ईश्वर से मनाना कि तुम आगे से हमेशा अच्छे काम करो।